हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का ऑन स्टडी पर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के 2024 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, इस 2024 के पेपर में जो आपका मैथ का सेक्शन था उसके सारे क्वेश्चन को इस क्लास के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक जो 20 आपके मैथ के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। देखो, प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपसे बोलता रहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर से ही रिपीटेड होंगे। और अगर आप प्रीवियस पेपर को करोगे तो आपको पेपर के पैटर्न का भी पता चल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस पेपर को करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैंने सारे प्रीवियस पेपर आपको कराए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अ रोप 40 meters long, pieces of equal size are cut. If the length of one piece is 10.3 meters, find the number of such pieces. यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है 40 मीटर लंबी रस्सी से समान आकार के टुकड़े काटे जाते हैं। यदि एक टुकड़े की लंबाई 10/3 मीटर है तो ऐसे टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है कि 40 मीटर लंबी क्या है बच्चों, रस्सी है। ये हमारी एक रस्सी है। ठीक है, जो कि कितने मीटर लंबी है बच्चों, 40 मीटर लंबी है। अब इस रस्सी से क्या है बच्चों, ऐसे छोटे छोटे पीसेस काटे गए हैं। इस तरीके के छोटे छोटे क्या काटे गए हैं, पीसेस काटे गए हैं, समान लंबाई के काटे गए हैं। एक जो पीस है बच्चों, उसकी जो लंबाई है वो 10/3 है ना। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस है वो काटे गए हैं। तो हमें बताना है बच्चों, इस 40 मीटर की जो रस्सी है उससे ऐसे 10/3 मीटर के कितने पीसेस हैं वो काटे जा सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सा है। सबसे पहले से हम 10/3 को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 0.33 कुछ आ जाएगा और उसका हम 40 में भाग कर देंगे तो हमें यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। और एक शॉर्ट तरीका ये है, तो देखो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका है, वो क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टुकड़ों की संख्या, यानी नंबर ऑफ कट्स। टुकड़ों की संख्या बच्चों हमारी हो जाएगी कितनी, ये हमारी बराबर हो जाएगा कुल रस्सी। कुल रस्सी कितनी है, और एक टुकड़े की एक टुकड़े की लंबाई। ठीक है, अगर हमें देखिए टुकड़ों को निकालना है कि कुल कितने टुकड़े होंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जितनी हमारी रस्सी लंबी है उसमें एक टुकड़े की लंबाई का भाग कर देंगे। तो हमारी जो रस्सी लंबी थी वो 40 मीटर थी और एक टुकड़े की जो लंबाई है वो 10/3 है। तो इस तरीके से बच्चों हो जाएगा हमारा 40/10/3। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन डिवाइड होने लगता है तो वहां पे क्या करते हैं बच्चों, जो सबसे नीचे वाली संख्या रहती है इसका ऊपर गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 40 गुणा में 3 और बटे में 10। 10 से बच्चों हम 40 को काट देंगे तो 4 आएगा और 4 का 3 के साथ गुणा होगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 40 को बच्चों हमने 10 से काट दिया है तो हमारा 4 आ गया और 4 का 3 के साथ गुणा हुआ तो 12 आ गया। मतलब कि जो टुकड़ों टुकड़ों की संख्या होगी बच्चों, वो हमारी कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन था 10/3 में, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो कुल 12 टुकड़े हैं और एक टुकड़े की जो लंबाई है वो 10/3 है। ठीक है, एक टुकड़े की लंबाई 10/3 है तो 12 टुकड़ों की लंबाई क्या होगी, इसको भी हम बच्चों सॉल्व करेंगे। कैसे कर देंगे, 3 को 12, 3 का 12 में 4 बार जाएगा और 4 का 10 के साथ करेंगे तो 40 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे भी हमें क्या दिया गया था, 40 मीटर ही दिया गया था। तो इस तरीके से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, 12 मीटर। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक टुकड़े की जो लंबाई थी वो 10/3 थी। 40 मीटर में ऐसे कितने टुकड़े काटे जा सकते थे हमें बताना था, तो हमने 10/3 का भाग कर दिया 40 में। ठीक है, चाहे आप पहले 10/3 को सॉल्व करोगे तो 0.33 आपको कुछ मिलेगा, उसका भाग भी आप 40 में करोगे तो आपको बराबर आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ राम अर्न्स 35%, 25% मोर देन श्याम, देन हाउ मच परसेंटेज डज श्याम अर्न्स लेस देन राम। यदि राम ने श्याम से 25% अधिक लाभ प्राप्त किया तो श्याम को राम से कितने प्रतिशत कम लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए बच्चों, मान लीजिए जो श्याम का लाभ है, श्याम का जो प्रॉफिट है, यानी कि लाभ, श्याम का जो प्रॉफिट है वो हमारा 100 रुपए है।
तो राम का क्या हो जाएगा? देखिए राम ने श्याम से 25% अधिक लाभ प्राप्त किया, तो जो राम का प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 125। कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है। अगर श्याम 100% करता है तो राम उससे 25% ज्यादा करता है, इसलिए जो राम का प्रॉफिट हो जाएगा वो 125 रुपए हो जाएगा। तो हमें बताना है कि श्याम ने राम से कितना कम प्रॉफिट किया। ठीक है, जो श्याम है उसने राम से कितना कम प्रॉफिट किया, तो बच्चों इसका भी आंसर क्या होगा? 25 ही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 25 होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ए ने बी को 5 रुपए दिए, ए ने बी को कितने रुपए दिए? 5 रुपए दिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा पूछ लूं कि बी ने ए से कितने रुपए लिए, तो वो भी 5 ही रुपए होंगे। ठीक है, आपने अपने दोस्त को 5 रुपए दिए, तो आपके दोस्त ने आपसे कितने रुपए लिए? 5 रुपए लिए। वही सेम क्वेश्चन होगा बच्चों, थोड़ा सा बस इसको घुमा दिया था। इसका आंसर हमेशा 25% ही होगा, क्योंकि 25% वो ज्यादा कर रहा है, तो जो श्याम होगा वो कम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम ही पूछ रहा था, वो भी आंसर क्या आएगा बच्चों? 25 ही आएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 25। बस ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनमें होता कुछ नहीं है, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सो दैट द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई। ओके, तो देखो जो गिवन इक्वेशन यहाँ पे दी गई है वो थोड़ी सी यहाँ पे उसको लिखने में गलती हो गई है। वैसे हमने तो पीडीएफ अच्छा बनाया था, बट कहीं से इसमें कुछ इशू हो गया है। तो इस तरीके का दिया गया है, -11 की पावर है बच्चों x+1, फिर मल्टीप्लाई में है -11 की पावर 5, और यहाँ पे इक्वल में दिया गया है -11 की पावर 7। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो हमें पता है बच्चों, जब भी एक ही संख्या गुणा में हो तो उसकी घातें जुड़ जाती हैं। यानी बच्चों ये फॉर्मूला होता है हमारा, ए की पावर m हो और गुणा में ए की पावर n हो, तो ये जो दोनों घातें होती है हमारी क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पे भी बच्चों सेम होगा। देखिए -11 यहाँ पे भी है, -11 यहाँ पे भी है, तो इसकी जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा -11, और इसकी घातें हो जाएंगी x+1 प्लस का 5, और यहाँ पे बच्चों रहेगा हमारा -11 का -11 की पावर 7। देखिए बच्चों यहाँ पे 5 और 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -11, और इसकी घात हो जाएगी x+6। क्या हो जाएगी बच्चों? x+5 और 1 6 हो जाएगी, यहाँ पे रहेगा हमारा -11 की पावर 7। अब दोनों घातों की तुलना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी -11 था और यहाँ पे भी -11 था। दोनों घातों की तुलना हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, या इंग्लिश में बोलेंगे कंपेयर द पावर्स। यहाँ पे दोनों पावर्स को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ पे था x+6, तो हो जाएगा x+6 बराबर 7, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर कितनी थी? -11 की पावर 7 थी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 7 माइनस का 6, क्योंकि यहाँ पे 6 प्लस का था, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1। x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बी ऑप्शन में हमें 1 दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 1 आपको आंसर है वो मिल जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं। ये आपका 2024 का पेपर है, और इतने क्वेश्चन आपको करने होंगे तभी आपको 1 नंबर है वो मिल पाएगा एक क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्न में से कौन सा एक विषम संख्या का वर्ग है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो रूल बताऊंगा। तो रूल क्या है? पहला बच्चों ये है कि सम संख्या का वर्ग वर्ग या वर्गमूल। ठीक है बच्चों, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर और वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट, हमेशा सम होता है। हमेशा कैसा होता है बच्चों? सम होता है। ठीक है, दूसरा रूल क्या होता है? विषम संख्या का वर्गमूल, विषम संख्या का वर्ग और वर्गमूल हमेशा विषम होता है। क्या होता है बच्चों? विषम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? जो भी सम संख्या होगी उनका हमेशा वर्ग या वर्गमूल हम निकालेंगे वो हमें सम मिलेगा।
और जो भी विषम संख्या होंगी उनका अगर हम वर्ग और वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमें विषम मिलेगा। तो यहाँ पे बताना है बच्चों कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल कैसा हो, ऑड हो, यानी कि विषम हो। तो जो भी बच्चों इसमें विषम संख्या होगी उसका जो वर्गमूल होगा वो कैसा होगा, विषम होगा। देखिए 1024 हमारी सम संख्या है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगी। यहाँ पे 1936 लिखा हुआ है, ये भी हमारी सम संख्या है, इसलिए ये भी नहीं होगी। 8100 भी नहीं होगा, 1849 हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे विषम संख्या का वर्ग बताना था, तो 1849 ही होगा, क्योंकि 1849 हमारी क्या है, एक विषम संख्या है। हमेशा विषम संख्या का वर्ग या वर्गमूल विषम होता है और सम का सम होता है। हमें विषम का निकालना था, इसलिए हम यहाँ पे विषम संख्या देखेंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक लगा के बच्चों में इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सभी का वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपको ये दो छोटे छोटे रूल याद होंगे तो आप चुटकी बजाती ही इनका जो आंसर है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम पेपर में बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। 2 घंटे में आपको पूरे 100 क्वेश्चन करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 85। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ट्रिपेजियम एबीसीडी गिवन बिलो इन विच एबी पैरेलल टू सीडी। यानी नीचे दिए हुए समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एक्स का मान क्या होगा जिसमें एबी पैरेलल है सीडी के। देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा ए डी हो गया, ये हमारा सी डी हो गया और ये हमारा बी सी हो गया। ये बच्चों हमारा दिया गया है एक्स माइनस का 20, ठीक है, और ये दिया गया है बच्चों हमारा एक्स प्लस का 40, ये वाला कोण। तो हमें बच्चों इस x का जो मान है वो बताना है। देखिए दो लाइनें बच्चों पैरेलल होती हैं तो उसके जो ये सम्मुख कोण होते हैं ना, इनका सम हमेशा 180 अंश होता है। तो a और d, जो एंगल a है, कोण a है और कोण d है, इनका जो योग होगा वो 180 अंश होगा। उसी तरीके से b और c का योग भी क्या होगा, 180 अंश होगा। चलिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। तो इस तरीके से बच्चों मैं बता रहा था कि मान लीजिए कहीं पे भी आपको इस तरीके का एक चतुर्भुज दिया गया है और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के कैसे हों, पैरेलल हों, है ना, समांतर हों। तो जो ये दो कोण होते हैं यानी कि ये वाला, ठीक है, और ये वाला, इनका हमेशा जो सम होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। उसी तरीके से जो बी और सी होगा इनका भी सम कितना होगा, 180 अंश होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें ये जो ए एंगल दिया गया है तो कितने का दिया गया है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें ए एंगल दिया गया है एक्स माइनस 20, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको हो सकता है ना दिख रहा हो। एक्स माइनस बी का दिया गया है हमें ए एंगल, और बी एंगल दिया गया है बच्चों हमें एक्स प्लस 40 का, एक्स प्लस 40 का। तो इन दोनों का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला है एक्स माइनस 20 और नीचे वाला है एक्स प्लस 40, दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर मिलेगा, 180 के बराबर मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसको ओके, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 180 अंश। अब देखिए एक्स और एक्स हो जाएगा बच्चों 2x, और यहाँ पे -20 में से -20 और 40 को जोड़ेंगे तो मिलेगा प्लस का 20, और बराबर मिलेगा 180 अंश, क्योंकि 40 में से 20 चला जाएगा तो 20 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2x बराबर 20 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 180 माइनस का 20। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2x बराबर 160, और x बराबर हो जाएगा बच्चों 160 बटे में 2, ये 2 इसके भाग में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 80। इसी x की हमें वैल्यू बतानी थी, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो 80 अंश हो जाएगी। x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 80 अंश हो जाएगी। तो इसी तरीके से बच्चों इन क्वेश्चनों को हम हमेशा सॉल्व करते हैं। अगर आपको b और c भी निकालना होता तो आप इसी तरीके से इनको निकालते। ठीक है, देखिए ए एंगल हमारा x माइनस बी का था, 20 का था, और बी एंगल x प्लस 40 का था। हमें पता है अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो इनका जो योग होगा वो 180 अंश होगा। तो बस हमने कुछ नहीं किया है बच्चों, इन दोनों ही एंगल को यहाँ पे जोड़ के लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है एंगल ए प्लस एंगल डी, तो इनका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। एंगल ए दिया गया था हमारा x माइनस 20 का, और एंगल डी दिया गया था x प्लस 40 का, तो बराबर में हो जाएंगे 180 अंश के। x और x हमारा 2x हो जाएगा, 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा, तो बराबर हो जाएगा 180 के। यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 20, यानी कि 160।
x बराबर हो जाएगा बच्चों 160 बट्टे में 2 यानी कि 80 अंश। ठीक है, तो x की जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उपरोक्त त्रिभुज में x का मान होगा 125, 250, 110 और 62.5। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। कोई भी एक रेखा हो, ठीक है, इस तरीके की कोई रेखा हो, जैसे मान लीजिए ए बी एक रेखा है और एक ओ सी कोई पॉइंट है, तो बच्चों एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो हमेशा 180 अंश होता है। जैसे इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, ये वाला कोण कितने का भी हो, ये वाला भी कोण भी कितने का ही हो, लेकिन दोनों का जो योग होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको करने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया। ओके देखिए, यहाँ पे जो ये कोण दिया गया है बच्चों 125 अंश का दिया गया है। आप देखोगे एक एक पूरी ये सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर एक कोण 125 का है बच्चों, तो जो ये वाला कोण होगा वो हमारा 55 डिग्री का हो जाएगा। तो 55 हमें कैसे पता चला, तो 180 में से अगर हम 125 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो बच्चों में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 55 अंश। ठीक है, बहुत सही। देखिए, यहाँ पे बच्चों ये जो नीचे वाला कोण है 125 का है, तो ऊपर वाला कोण कितने का हो जाएगा, ऊपर वाला कोण बच्चों हमारा 55 का हो जाएगा। क्योंकि 180 में से हम 125 को माइनस करेंगे तो 55 का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये x बताना था। हमें क्या बताना था बच्चों, x बताना था। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब जो ये है ना, एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ए वाला। ठीक है, जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको अगर हम ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें और इसको सी नाम दे दें, बच्चों ये हमारा ये एबीसी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि एक त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 अंश होता है। तो ए वाला कोण हमारा 55 का है, ए वाला कोण हमारा 55 का है, तो सी वाला कोण हमारा कितने का होगा। सी वाले कोण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 180 में से हम 55 और 55 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कोण सी निकल आएगा। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 55, माइनस का 55 110 हो जाएगा। तो यहाँ से कोण सी बराबर आएगा 70 अंश। और सी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 70 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सी वाला एंगल है इस तरफ का, ये हो जाएगा हमारा कितने अंश का, 70 अंश का। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें एक्स को पता करना था, तो फिर से हमारा वही लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा कि एक लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 अंश होता है। तो जो ये 70 है और जो एक्स है, इन दोनों का सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि 70 प्लस एक्स बराबर में क्या आएगा, 180 अंश आएगा। क्योंकि एक लाइन पर देखिए बीसी एक पूरी लाइन बन रही है, सीधी रेखा है, इसलिए इन कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो प्लस एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 180, और यहाँ से एक्स बराबर आएगा बच्चों हमारा 180 माइनस का 70, यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा 110 डिग्री। एक्स की हमारी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 110 आएगी। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक्स वाला कोण है वो 110 अंश का है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 110 और 70 180, 125 और 55 180, 125 और 55 180, यानी कि किसी भी रेखा पर दो कोण होते हैं तो उनका योग हमेशा 180 अंश होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं बच्चों, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन। ओके, चलिए बहुत सही। ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, सी ऑप्शन में क्या दिया गया था आपको, सी ऑप्शन में ही आपको 110 डिग्री है वो दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे तो सी ऑप्शन बच्चों इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 110। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। होप आपको सारी चीजें वो समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ पेन इज बॉट इन 90 एंड सोल्ड इट इन 100,
देन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गेन, यानी 90 रुपए का एक पेन खरीदा गया और उसे 100 रुपए में बेच दिया गया, बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसको अपन सीपी बोलते हैं। इसमें सीपी था बच्चों 90 रुपए। सेल प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है, जिसको अपन एसपी बोलते हैं। तो सेल प्राइस है बच्चों 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपए। लाभ क्या हुआ, लाभ हुआ बच्चों हमारा 100 माइनस का 90, यानी कि 10 रुपए। 90 में खरीदा था, 100 रुपए में बेच दिया, तो 10 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, है ना। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कितने प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है हमारा, लाभ परसेंट बराबर, पहला तो होता है लाभ, बटे में होता है बच्चों क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और गुणा में होता है 100, मान रख देंगे। तो लाभ हुआ 10 का, कॉस्ट प्राइस था हमारा 90, और गुणा में हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 का गुणा 10 के साथ होगा तो आएगा बच्चों 100, और बट्टी में आ जाएगा 9। 100/9 को हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 11, 1 और 9, यानी कि 11 सही 1/9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 9 का गुणा 11 के साथ करोगे तो 99 मिलेगा, और 1 को जोड़ देंगे तो 100 आएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा 100/9, है ना, जो कि हमें दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 11.19%। 11.19% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जब ऐसे लिखा रहता है तो इसको ऐसे कर दें, इसका इसका गुणा होता है, जो भी आता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो 9 का 11 के साथ गुणा होगा तो 99 आएगा, और 1 को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्रय मूल्य दिया गया था, विक्रय मूल्य भी दिया गया था, लाभ हमने निकाला, तो लाभ होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, 10 रुपए का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत निकाल दिया, फॉर्मूला में मान रख दिया, तो आंसर आ गया हमारा 11 सही 1/9%। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ पे 100/9 तक ही ऑप्शन कोई दिया रहता तो हम इसी को टिक कर देते, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं दिया गया था, तो फिर हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे सॉल्व किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगला क्वेश्चन 88 करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गिवन दैट रूट 5625 बराबर 75, देन द वैल्यू ऑफ, और इनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला गया है कि जो 5625 की वैल्यू है, 75 की वैल्यू है, सॉरी 75 है, यहाँ 25 है, 5625 की जो वैल्यू है वो 75 है। तो आप इन दो की वैल्यू बताओ, किसकी बताओ, 0.5625 प्लस 56.25, इनकी वैल्यू बतानी है। देखो एक सिंपल सा रूल होता है, रूल क्या होता है कि अगर दशमलव के बाद, अगर रूट के अंदर 4 अंक हैं, रूट के अंदर कितने अंक हैं, 4 अंक हैं दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अगर रूट के अंदर 4 अंक हैं, तो जब उसको रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 अंकों के बाद दशमलव होता है। ठीक है, अगर रूट के अंदर दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो जब उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 0.36, ठीक है, तो इसको बच्चों जब हम रूट से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो दशमलव के 1 अंक के बाद ही दशमलव आएगा, है ना, एक संख्या के बाद ही क्या आएगा, दशमलव आएगा, ये रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 अंक के बाद दशमलव है, हमें पता है कि 5625 तो हमारा 75 का होता है, 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, 75 लिख देंगे और दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे दशमलव के अंदर कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 अंक के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक ही है, तो जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 1 अंक के बाहर ही, 1 अंक में ही दशमलव होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। अगर रूट के अंदर दशमलव के 4 अंक में 4 अंकों में दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो 2 अंक होंगे, मतलब आधा होगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 1 अंक आएगा। ठीक है, इस तरीके से आधा हो जाता है, जितने भी रूट के अंदर दशमलव के बाद अंक रहेंगे उसका आधा अपन बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे,
5 का 5 ही रहेगा, 7 5 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8.25। 0.75 और 7.5 को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 8.25। यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को गौर से देख लो, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई होगी कि 56 25 दिया गया है, 0 फिर यहाँ पे 56.25, तो कैसे आया है ना? यही आपके दिमाग में आ रहा होगा ना। चलो इसको मैं और इजी करा देता हूँ। कैसे? देखो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड बताता हूँ इसी को सॉल्व करने का, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 4 अंक हैं। तो इसके दशमलव को हटाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 5 6 2 5 और इसके बटे में लिख देंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, इसको लिख देंगे 5625 और इसके बटे में कर देंगे 10,000। क्योंकि 10,000 का इसमें भाग जाएगा तो वापस से 0.5625 बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बच्चों हम क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको हम दशमलव से हटाने के लिए हम नीचे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, यानी कि 100 से भाग करने के लिए लिख देंगे, तो ये भी हमारा दशमलव से बाहर आ जाएगा। तो हमें पता है बच्चों 56 25 हमारा कितने का वर्गमूल होता है, तो ये हमारा 75 का होता है। और जो 10,000 होता है बच्चों, ये हमारा 100 का होता है। ठीक है, 10,000 हमारा कितने का होता है, 100 का होता है। यहाँ पे बच्चों फिर से, यहाँ पे भी 56 25 है, तो ये हमारा फिर से 75 का हो जाएगा। और जो 100 होता है बच्चों, वो हमारा 10 का होता है। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 75/100 प्लस 75/10। 75/100 को बच्चों हम जब सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा 0.75 और इसको लिखेंगे तो आएगा 7.5, है ना। 10 का 75 में भाग देंगे तो 7.5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 100 का 75 में भाग देंगे तो 0.75 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो आ जाएगा 8.25, जो ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो दो मेथड है बच्चों, दोनों ही मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व है वो कर सकते हो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, 15 years from now रवि एज विल बी 4 times his present age। रवि प्रेजेंट एज इज, यानी आज से 15 वर्ष पश्चात रवि की आयु आज की आयु की 4 गुनी हो गई। बताइए रवि की आज की आयु क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, एज वाले क्वेश्चन तो मुझे बहुत सिंपल लगते हैं। सबसे पहले मानते हैं बच्चों, रवि की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रवि की रवि की वर्तमान आयु। देखो मैं चाहता हूं कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे इस यूट्यूब में साथ में पढ़ें, क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चों को अलग अलग पढ़ाना बहुत ही टफ होगा, है ना। बैच में तो देखो अलग अलग क्लास में लेता हूँ, हिंदी मीडियम की अलग लेता हूँ, इंग्लिश मीडियम की अलग लेता हूँ, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। बट यूट्यूब पर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज को यूज करके आपको क्वेश्चन है वो सॉल्व करा रहा हूँ। तो रवि की जो वर्तमान आयु है बच्चों, इसको हम एक्स मानते हैं, है ना, प्रेजेंट एज। अब बोला क्या गया है, 15 years from now रवि एज विल बी 4 times। 15 साल के बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी, है ना। 15 वर्ष के पश्चात रवि की आयु क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 वर्ष पश्चात रवि की आयु, रवि की आयु। आज मान लो आप 9 साल के हो, 15 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, मतलब 9 में आप 15 को जोड़ दोगे, 24 साल के हो जाओगे। वैसे ही बच्चों आज जो रवि की एज है वो एक्स साल है। 15 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, तो 15 साल बाद इसकी एज हो जाएगी बच्चों x+15। क्या हो जाएगी, 15 साल बाद इसकी एज x+15 हो जाएगी। आज की उसकी एज x है, तो 15 साल बाद x+15। तो बोला गया है 15 साल बाद उसकी जो एज होगी वो आज की एज की 4 गुनी होगी। मतलब 15 साल बाद उसकी जो उम्र है वो x+15 है, वो आज की एज की कितनी है, 4 गुनी है, 4 टाइम्स है ना। तो आज की एज उसकी x है, इसमें 4 से गुणा करेंगे क्योंकि 4 गुनी बोला गया है। ठीक है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x चला जाएगा हमारा उस साइड, तो बचेगा 15 माइनस 4x माइनस का x। 4x में से x चला जाएगा तो बचेगा 3x, यानी कि 3x बराबर 15 आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा हमारा 15/3 बराबर में x, यानी कि 3×5 = 15। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 5 आ जाएगी। मतलब रवि की जो आज वर्तमान आयु है वो 5 वर्ष है। ठीक है, रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। वर्तमान आयु को x लिया, 15 साल बाद उसकी आयु क्या होगी, x+15 होगी।
तो बोला गया था कि 15 साल बाद जो आयु होगी वो आज की आयु की 4 गुनी होगी, 4 टाइम्स होगी, है ना। तो 15 साल बाद उसकी आयु है x प्लस 15 और आज की आयु की 4 गुनी है यानी कि 4x है। x को इस तरफ ले गए तो 4x में से एक x चला गया, 3x बचा, 3x बराबर बचा 15 और x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी संख्याओं 2/5, 1/10, 2/5, 1/10, 24/25 और 3/7, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब अपन इसको में भाग करेंगे तो वो भाग होना नहीं चाहिए, वो संख्या कभी भी कटनी नहीं चाहिए, वो संख्या बार बार रिपीट होनी चाहिए। जैसे जैसे आप 10/3 का भाग करो, ठीक है, तो जो आंसर आएगा बच्चों वो 0.333333 हमेशा आता रहेगा, ये कभी भी पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो एक सिंपल सा रूल होता है, देखिए जो भी संख्या 2 या 5 से कटती है वो कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होती है। ठीक है, वो कभी भी क्या नहीं होती बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होती है। देखिए ये संख्या, इसका जो हर है वो 5 से कट जाएगा, इसलिए हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगी। इसका भी हर हमारा 2 से भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगी। 25 का हर भी हमारा, ये हर है जो 25, ये भी हमारा 2 और 5 से कट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगी। लेकिन बच्चों जो 7 है ना तो वो 2 से कटेगा ना ही वो 5 से कटेगा, इसमें जो आसान संख्या होगी बच्चों वो हमारी 3/7 हो जाएगी। डी ऑप्शन 3/7 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बच्चों हरों में, हरों यानी कि डिनोमिनेटर में आपको चेक करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 या फिर 5 से डिविजिबल नहीं है। जो भी संख्या 2 या 5 से नहीं कटेगी, जिसका भी हर नहीं कटेगा, वह संख्या हमारी शांत होती है। ठीक है, और जिसका कट जाएगा बच्चों वो शांत होती है। 2/5, 1/10, 24/25 से हमारी शांत है, और जो यहाँ पे 3/7 दिया गया है हमारा शांत है। ठीक है, तो ये चेक करने की मेथड होती है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि जिस संख्या का हर, हर यानी कि डिनोमिनेटर 2 या 5 से कट जाता है वह हमारी शांत होती है, और जिसका नहीं कटता है वह हमारी अशांत होती है। ठीक है, शांत को बोलते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, शांत को, है ना, और शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, x का वह मान जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता हो। वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन हमें दी गई है x माइनस का 1 अपॉन में 2x प्लस का 3 इक्वल टू 3 अपॉन में 8, इसको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई x के साथ में होगा तो आ जाएगा 8x, और 8 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में होगा तो आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल। यहाँ पे 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में होगा तो हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9। हमने बच्चों यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। 8 का मल्टीप्लाई किया है x माइनस 1 के साथ में, और 3 का किया है 2x प्लस 3 के साथ में। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स एक्स के जो नंबर है उनको एक तरफ ले जाएंगे और जो संख्या है उनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 8x बचेगा यहाँ पे हमारा, 6x को हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे जो माइनस का 8 है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 8x में से 6x जाएगा बच्चों तो 2x बचेगा, और यहाँ पे 9 और 8 हमारा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 9 और 8 जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा बच्चों 17। यहाँ पे बच्चों x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17 और बटे में 2, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 17/2 हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो बी ऑप्शन में ही आपको 17/2 आंसर है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन 17/2 हो जाएगा। बहुत ईजी था क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू द इट्स हाइट देन इट्स वॉल्यूम इज, यानी कि यदि एक बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है तो बेलन का आयतन होगा। देखिए बेलन होता क्या है, सबसे पहले तो मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि बेलन होता क्या है, तो बच्चों बेलन होता है आपका ए, इसको क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। इसमें बच्चों एक रेडियस होती है आर, और एक इसकी हाइट होती है एच। ठीक है, तो बोला गया है बच्चों की जो डायमीटर है, यानी कि जो डायमीटर है बच्चों वो किसके इक्वल है, डायमीटर को डी लिखते हैं, ये इक्वल है बच्चों हमारा हाइट के, हाइट यानी कि एच। ठीक है, डायमीटर किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल है। अब हमें पता है बच्चों जो डायमीटर होता है वो हमारा रेडियस का दुगना होता है,
टी बराबर क्या होता है बच्चों, हमारा 2r होता है, यानी कि रेडियस का दुगना क्या होता है, डायमीटर होता है। तो यहाँ से बच्चों 2r बराबर क्या हो जाएगा, हमारा h हो जाएगा। ठीक है, 2r बराबर हमारा क्या हो गया, h हो गया। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो आएगा हमारा h बटे में 2। r की वैल्यू हमारी क्या आएगी, h बटे में 2 आएगी। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना अगर आपने समझ लिया तो बहुत सिंपल है। देखिए होता क्या है, हमें पता है बच्चों, बेलन का जो आयतन होता है v बराबर होता है बच्चों, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बच्चों, v बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वैल्यू रख देंगे पाई। आर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर की वैल्यू है हमारी एच बटे में 2। तो यहाँ पे हो जाएगी बच्चों आर की वैल्यू क्या, एच बटे में 2, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर था तो एच बटे 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा में हमारा एच जो कि पहले से था। ठीक है, यहाँ पे बच्चों स्क्वायर ओपन करेंगे तो एच का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों एच स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे गुणा में क्या रहेगा, हमारा एच रहेगा। इसको सही तरीके से लिख लेंगे तो 4 है, इसको हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा पाई एच स्क्वायर, और एच का गुणा होगा तो एच की घात 3 हो जाएगी, और यही इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एच क्यू। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एच स्क्वायर का एच के साथ गुणा हुआ तो एच की घात 3 आ गई, और बटे में 4 हमारा सेम रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं किया है बच्चों, अपन ने जो बेलन का आयतन का सूत्र होता है उसमें अपन ने अपनी त्रिज्या का मान है वो रख दिया है। ठीक है, जो हमारा त्रिज्या का मान है उसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे आयतन में रख दिया है। तो ये सॉल्व हो गया। चलो बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आपको लग रहा होगा कि सर सही तरीके से आप नहीं पढ़ा रहे हो, दिख नहीं रहा है सही तरीके से। अब छोटा कर लिया है तो अब बढ़िया छोटा छोटा अच्छा दिखाई देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऑन एडिंग 100 ml वाटर इन 1 लीटर मिल्क देन व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिल्क। 100 ml पानी 1 लीटर दूध में मिलाया गया तो दूध में पानी का प्रतिशत होगा। देखिए 100 मिलीलीटर पानी था जो कि कितने लीटर दूध में मिलाया गया है बच्चों, 1 लीटर में। ठीक है, 1 लीटर में बच्चों हमारे 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, बस इसको याद रखना था, क्वेश्चन इजी था। तो 100 पानी मिलाया गया है, कितने ml पानी में, 1000 ml में। प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पे बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ऊपर बच्चों हमारा सिर्फ बचेगा 10%। ml से ml भी कट जाएगा, यानी कि अगर 100 ग्राम पानी मिलाया गया है, 100 मिलीलीटर पानी मिलाया गया है 1 लीटर दूध में, तो उसका जो परसेंटेज होगा बच्चों वो 10% होगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 मिलीलीटर मिला रहे थे, कितने मिलीलीटर में मिला रहे थे, 1 लीटर में। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। गुणा में 100 करेंगे, जो कट रहा होगा उसको काट देंगे, आंसर हमारा 20% आ जाएगा। चलो, अब बोल रहे होगे कि सर बहुत छोटा दिख रहा है, तो चलो इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या किया जाए, बढ़ा लिया जाए। ओके बच्चों, तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से समझो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वेरोनिका अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है, फिर भी 12% का लाभ कमाती है। 280 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक वस्तु है जो 280 रुपए की है, जिस पर 20% छूट देने के बाद भी जो उसको लाभ मिलता है वो 12 रुपए का, 12% का मिलता है। तुम्हें बताना है कि वस्तु की कॉस्ट क्या है, सीपी क्या है ना, क्रय मूल्य क्या है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम 280 रुपए की 20% छूट निकालते हैं। 280 रुपए की 20% छूट निकालेंगे तो ये हमारी कितने रुपए आएगी, ये आएगी बच्चों हमारी 56 रुपए। ठीक है, यानी कि जो छूट है वो कितने रुपए की है, छूट यानी कि डिस्काउंट 56 रुपए का है। मतलब 280 रुपए की जो चीज है उसको 56 रुपए की डिस्काउंट में बेचा। ठीक है, तो माइनस करेंगे, 56 रुपए का डिस्काउंट दिया तो हमारा क्या बचेगा, 224 रुपए बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा बच्चों, 224 रुपए। मतलब कि जो विक्रय मूल्य है बच्चों वो कितना है, वो हमारा 224 रुपए है। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। फिर से समझ लो, तो 280 रुपए की वस्तु पर आपको 20 रुपए 20% की छूट मिल रही थी।
20% 280 का क्या होगा, 56 रुपए होगा। यानी कि 280 रुपए की वस्तु पर आपको 56 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो वो वस्तु आपको कितने रुपए में मिली, 224 रुपए में मिली। 224 रुपए में भी वह बेचकर कितने प्रतिशत का लाभ कमा रही है, 12% का लाभ कमा रही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे बच्चों, मानते हैं कि उसका जो लाभ है वो कितना है बच्चों, x रुपए है ना। और जो लाभ प्रतिशत है वो तो हमें दिया गया है कि 12% है। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों, क्रय मूल्य होता है बच्चों हमारा विक्रय मूल्य माइनस का लाभ। तो विक्रय मूल्य हमने यहाँ पे 224 रुपए निकाला था, इसमें से हम x को माइनस कर देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। 224 रुपए में बेच रहे थे, x रुपए का लाभ हो रहा था, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो हो जाएगा 224 माइनस का x। अब चलिए इसका प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है 12%, बराबर हो जाएगा हमारा x बटे में 224 माइनस का x गुणा में 100। 12 का इसके साथ गुणा करेंगे तो आएगा 8 आएगा, 28 12 24 26, 2688 माइनस का 12x और बराबर में हो जाएगा बच्चों 100x। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ओके, ठीक है, इसको किया थोड़ा सा छोटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 12x को हम इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2688 बराबर 112x। ठीक है, 12x को इस तरफ ले जाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। चलो इसको एक बार एक स्टेप और यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हो जाएगा 100x प्लस का 12x। तो यहाँ पे हो जाएगा 2688 बराबर में 112x। x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो आएगा 2688 बटे में 112 बराबर में x। और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी बच्चों हमारी 200 रुपए। सी ऑप्शन, 200 रुपए आएगी। 112 का जब आप 2688 में भाग करोगे तो सॉरी सॉरी 200 नहीं आएगी, थोड़ा सा गलत हो गया है, एक मिनट, 200 नहीं आएगा क्योंकि वो तो 200 क्रय मूल्य दिया गया है। इसका लाभ क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए इसका भाग करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ा सा आ, वो है, वेट करो थोड़ा सा। भाग करेंगे तो क्या आएगा, चलिए भाग करके देखते हैं। 2688 आई थिंक कितने बार जाएगा, इसको काट देते हैं, छोटा सा इसको छोटा करते हैं। 2688 बटे में 112 काटेंगे पहले दो से, 1 3 4 4 और ये हो जाएगा हमारा 5 और 6। फिर से दो से काटेंगे तो 6 7 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 28। फिर से इसको दो से काटेंगे तो हो जाएगा 3 3 6 और यहाँ पे हो जाएगा 14। फिर दो से काटेंगे तो होगा 1 6 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर से इसको अब इसका भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 चौको 28 यानी कि 24 रुपए। जो उसको लाभ मिल रहा है बच्चों को कितने रुपए का मिल रहा है, 24 रुपए का मिल रहा है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना था। क्रय मूल्य बच्चों हमारा क्या था, 224 माइनस का एक्स। एक्स की वैल्यू बच्चों हमारी निकल के आ गई है 24 रुपए। ठीक है, तो 224 में से जब हम 24 को माइनस कर देंगे तो जो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा बच्चों वो 200 रुपए आ जाएगा। क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 200 रुपए। ठीक है, 224 रुपए हमारा विक्रय मूल्य था, जो उसको लाभ मिला वो 24 रुपए का मिला, इसलिए जो क्रय मूल्य यानी कि सीपी होगा वो हमारा 200 रुपए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों, वो सी ऑप्शन 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कैलकुलेशन पे मत जाना, 112 का 2688 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 24 यानी कि 24 हो जाएगी। यानी कि जो लाभ है वो कितना है, 24 रुपए का है। निकालेंगे बच्चों, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालेंगे, 224 माइनस का एक्स, एक्स हमारा लाभ था, लाभ 24 रुपए का था। तो 224 में से 24 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 200 रुपए। तो इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य बताना था, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 200 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ एक्स बराबर 0.0016 की घात 3/4 देन एक्स इज इक्वल टू। यदि एक्स बराबर ये दिया गया है तो एक्स बराबर है, बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए एक्स बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 0.0016 और इसकी घात है 3/4। तो पहले दशमलव वाला चक्कर अपन खत्म करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, हम क्या करेंगे बच्चों, 4 जीरो ले लेंगे बटे में।
अब आप बोलोगे सर ये आगे के जीरो क्यों नहीं लिए? तो आगे के जीरो का बच्चों कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 16 बटे में 10,000 और इसकी घात हो जाएगी 3/4। तो 0.0016 लिखा था, इसका दशमलव हटाने के लिए हमने इसके बटे में क्या ले लिया? 10,000 ले लिया। अब x बराबर देखिए 4 को लिख 16 को लिख सकते हैं बच्चों हम, क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4, ठीक है? और 10,000 को लिख सकते हैं बच्चों हम 10 की घात 4, लिख सकते हैं कि नहीं? 2 का 4 बार गुणा करना बच्चों तो 16 मिलेगा और 10 का 4 बार गुणा करना तो 10,000 मिलेगा। इन दोनों की घात 4 है, ये बाहर चली जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा क्या? 2/10। इन इन सब की घात है वो 4 है और ऊपर से पहले से इसमें एक 3/4 की घात थी, तो इस तरीके से हो जाएगा। 4 से बच्चों 4 कट जाएगा, आंसर आएगा हमारा, अभी आंसर नहीं आया है। x बराबर आया है बच्चों हमारा 2/10 और इसकी घात है 3, ठीक है? क्योंकि 4 की घात बाहर निकल गई तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है? 3/3 आएगा। अब हम इस 3 घात को सॉल्व करेंगे, तो 2 की घात 3 का मतलब होता है बच्चों 8, यानी कि 2 का 3 बार गुणा। 10 की घात 3 का मतलब होता है 10 का 3 बार गुणा, यानी कि 1000। तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 8 बटे में 1000 और 1000 का जब 8 में भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.008। 3 जीरो है तो दशमलव के बाद 3 अंक आ जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.008 हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है? ये कैसे होता है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m और अगर इसकी पावर n हो तो इन दोनों पावर का आपस में बच्चों गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। इस तरीके से देखिए 2 की पावर 4 थी और ऊपर पावर 3/4 की थी, तो 4 और 3/4 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। इस गुणा में बच्चों 4 से 4 कट जाएगा, पावर सिर्फ 3 बचेगी। ओके, तो ये सिंपल सा था। अब करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ अ बॉल ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड हाइट 12 मीटर एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर विल बी। यानी एक दीवार जिसकी लंबाई 15 मीटर एवं ऊंचाई 12 मीटर है, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का व्यय होगा। तो इस तरीके की बच्चों एक दीवार है, ठीक है, जिसकी जो लंबाई है बच्चों वो 15 है और जो ऊंचाई है बच्चों वो 12 मीटर है। तो इस पर जो रंगाई है करने की व्यय क्या आएगी? सबसे पहले बच्चों अपन निकालेंगे कि अपन को किस एरिया में, कितने एरिया में जो रंगाई है वो करनी है। तो इसके लिए बच्चों क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि एरिया। क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणा में चौड़ाई या ऊंचाई। तो लंबाई गुणा में क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। चौड़ाई भी होता है बच्चों, कुछ भी ले लो आप, क्योंकि ये आयताकार है इसलिए लंबाई गुणा में चौड़ाई ही होगा। तो 15 गुणा में 12 करेंगे, इसका जो एरिया आएगा बच्चों वो आएगा 180 सेंटीमीटर, नहीं नहीं मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर में दिया गया था, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है इसका एरिया कितना आ गया? 180 आ गया। अब 1 मीटर का जो खर्चा है, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो कितना है बच्चों? 5 रुपए है। तो 180 मीटर स्क्वायर का खर्चा क्या होगा? 180 मीटर स्क्वायर का खर्चा होगा बच्चों 180 गुणा में 5, यानी कि 900 रुपए, ठीक है। 900 रुपए हो जाएगा। 5 रुपए में 1 मीटर, तो 180 मीटर कितने में होगा? 180 गुणा में 5, यानी कि 900 रुपए। तो यहाँ पे देखिए आप, ए ऑप्शन में आपको 900 रुपए दिया गया था इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व है वो करना होता है। और थोड़ी सी आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ 2 घंटे का समय दिया रहता है और 2 घंटे के समय में आपको 100 क्वेश्चनों को हल करना होता है। तो अगर स्पीड अच्छी नहीं होगी, है ना, और बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर, पेपर में क्वेश्चन तो आता है लेकिन आते हुए भी गलत कराते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। ओके, एंड मुझे थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की आदत है। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्लो पढ़ाना चाहिए, धीमे पढ़ाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं हैबिट बिल्ड करूंगा कि आपको और स्लोली स्लोली समझाऊं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, इन फिगर POQ इज अ लाइन देन ए इज इक्वल टू। चित्र में ए का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए POQ क्या हो? एक लाइन हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन तो अपन चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, देखो POQ, अगर इसको एक लाइन होना हो, इसको क्या होना हो बच्चों? एक लाइन होना हो POQ को, तो जो एक कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए बच्चों? 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। ए वाला कोण हमारा 100 का दिया गया है, तो ए कितने का हो जाएगा? ए हमारा 80 अंश का हो जाएगा।
क्योंकि तभी इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, 180 अंश आएगा। तो जो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए यहाँ पे हमारा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 80 अंश हो जाएगी, सी। पीओक्यू को एक लाइन होने के लिए थोड़ा सा देख लेता हूँ सही से दिख रहा है इसमें कि नहीं दिख रहा है। ओके, तो बच्चों पीओक्यू को लाइन होने के लिए, एक रेखा होने के लिए क्या होना होगा बच्चों, ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इसका जो योग होना पड़ेगा वो कितना होना पड़ेगा, 180 अंश। इस साइड का ये 100 अंश का दिया गया है, ये वाला बच्चों हमारा 80 अंश का हो जाएगा। तो इस तरीके से पीओक्यू एक रेखा बन जाएगी, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 अंश आ रहा है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर कोई रेखा है तो उसके रैखिक कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, ओके, बहुत सही बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। मूल घन और कटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ना कहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ है ना। चलो फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मुझे पता है इसका आंसर ठीक नहीं आएगा। सबसे पहले बच्चों 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलो कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, और ओके, येलो कलर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, 4 सेंटीमीटर वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 6a², जहाँ पे ए क्या होती है, भुजा होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और ए की जगह पे हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6, 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16, और 16 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 96। ठीक है, 96 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों 1 सेंटीमीटर वाले का निकालेंगे। 1 सेंटीमीटर वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ए हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, ए हो जाएगा हमारा 6 और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का अनुपात बताना था, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, हो जाएगा हमारा 96 बटे में 6, काट देंगे तो 6 एकम 6, और 6 छंग 36 बटे में 1, 16:1 आएगा बच्चों। क्या आएगा, 16:1। लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में आपको देखिए 16:1 नहीं दिया गया है। हो सकता था कि पेपर में क्वेश्चन ही गलत है, वो आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में बच्चों कैसा आया था, गलत आया था, क्योंकि यहाँ पे 16 अनुपात आपको नहीं दिया गया है, सब में उल्टा दिया गया है, 1:16। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनके वर्गों का अंतर 104 है, तो उन संख्याओं का योग होगा। योग बताना है। मान लेते हैं पहली जो संख्या है, पहली संख्या क्या है बच्चों, वो हमारी x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 4 है, तो दूसरी संख्या बच्चों हो जाएगी हमारी x+4। मान लीजिए एक संख्या 9 है, तो दूसरी संख्या हमारी मान लीजिए 5 है, दोनों का अंतर क्या है, 4 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी संख्या को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी संख्या को हम लिख सकते हैं 5 प्लस का 4, है ना। तो भी हमारी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो बस उसी तरीके से बच्चों, पहली संख्या x थी तो दूसरी संख्या हमारी x+4 हो जाएगी। अब अच्छा, अंतर दिया गया था तो यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, अंतर दिया गया था इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, x माइनस का 4। दो संख्याओं का अंतर 4 है, अगर पहली x है तो दूसरी हमारी x-4 हो जाएगी, है ना। ओके, बोला गया था बच्चों उनके वर्गों का अंतर कितना है, 104 है। इनका जो वर्ग है, इनका अंतर कितना है, 104 है, यानी कि x² माइनस x-4 का, इनके जो वर्गों का अंतर है वो कितना है, 104 है। सॉल्व करते हैं बच्चों, x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। अब देखिए यहाँ पे ना a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक है, a की जगह पे बच्चों हमारा x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। b की जगह पे बच्चों हमारा 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 4, तो हो जाएगा बच्चों x² प्लस का 16 माइनस का 4 दूनी 8x, 2 का 4 के साथ गुणा होगा तो 8x आ जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा x² प्लस का 16 माइनस का 8x।
बराबर में हो जाएगा बच्चों 104। अब इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर अंदर गुणा हो रहा है तो माइनस का 16 और प्लस का 8x बराबर में हो जाएगा 104। अब देखिए यहाँ पे ये भी एक्स, ये प्लस का एक्स स्क्वायर था, ये माइनस का एक्स स्क्वायर था, दोनों कट जाएंगे। हमारा क्या बचेगा बच्चों? हमारा बचेगा माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 16, माइनस का 16 प्लस का 8x बराबर में हो जाएगा हमारा 104। 16 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 8x बराबर 104 प्लस का 16, माइनस का 16 था, इस तरफ जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। 8x बराबर हो जाएगा बच्चों 120, और x बराबर हो जाएगा 120 बटे में 8, यानी कि 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, यानी जो x की वैल्यू है बच्चों वो कितनी है? 15 है। मतलब जो हमारी पहली संख्या है बच्चों वो x थी, यानी कि 15 थी, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 15 माइनस का 4 यानी कि 11। ठीक है, तो पहली संख्या बच्चों हमारी 15 थी, दूसरी 11 थी। इनका योग बताना था, तो 15 और 11 का जो योग होता है वो 26 होता है। ठीक है, योग क्या होता है बच्चों? योग होता है 15 प्लस 11 यानी कि 26। सम बताना था इनका, तो दोनों संख्याओं का जो सम होगा बच्चों वो हमारा 26। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी खिचड़ी थी जिसको हमने पका दिया है। पहली संख्या को x लिया तो दूसरी संख्या हमारी x माइनस का 4 हो जाएगी। ठीक है, अब बोला गया था कि दोनों का जो वर्गों का अंतर है वो 104 है, तो दोनों के वर्ग निकाले और दोनों का क्या निकाला? अंतर निकाला। तो क्वेश्चन है बनी, उनको सॉल्व किया, आंसर आया हमारा क्या? 8x बराबर 120 आया, यहाँ से x की वैल्यू हमारी 15 आई। तो पहली संख्या हमारी 15 हो जाएगी, दूसरी हमारी x माइनस की 4 थी, यानी कि 15 माइनस का 4 तो 11 आ जाएगा। दोनों का योग बताना था, तो 15 और 11 को जोड़ देंगे तो 26 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हमने 99 तक कर लिया है। एक क्वेश्चन और रह गया है हमारा 100। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। देखिए, जो 1311 होता है बच्चों ये हमारा 11 का क्यूब होता है। जो 729 होता है वो हमारा कितने का होता है? वो होता है हमारा शायद 9 का होता है। ठीक है, 9 का क्यूब होता है। 64 होता है बच्चों वो 4 का क्यूब होता है। लेकिन 243 बच्चों किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो 243 हो जाएगा। 243 एक ऐसी संख्या जो कि पूर्ण घन नहीं है या परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस क्लास में हमने 81 से लेके 100 तक जो 2024 के पेपर में मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बच्चों आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने ओन स्टडी चैनल पर या ओन स्टडी ऐप पर, और बच्चों आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने संकल्प बैच है वो लॉन्च कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने संकल्प बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार हमारा जो लक्ष्य है वो 2000 सिलेक्शन का है और उसे हमें किसी भी कीमत पर पूरा करना ही करना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।